हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1830 की क्रांति। जिसे नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हम हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 2 सेमेस्टर 1 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिनको भी पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1830 की क्रांति। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मेटरनिख ऑस्ट्रिया में पुरातन व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है और उसके प्रभाव को देखते हुए हमें फ्रांस में भी कुछ उसी प्रकार का सिचुएशन देखने को मिलता है। लुई 18वां की मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम फ्रांस का सम्राट बनता है, जो कि 60 वर्ष से एक शासक होता है और वह एक अत्यंत कठोर और प्रतिक्रियावादी शासक होता है। वह पुरातन व्यवस्था का समर्थक होता है और फ्रांस में वह परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आया था, उसे खत्म करके फिर से पहले जैसा शासन स्थापित करना चाहता है। जिस प्रकार से 1789 की क्रांति से पूर्व जिस प्रकार से चर्च की सबसे ज़्यादा वहाँ चर्च के लोग यानी कि पादरी वर्ग के लोगों का या कुलीन वर्ग के लोगों का बोलबाला था, तो फिर से उसी को कायम करना चाहता है। चार्ल्स दसम एक निरंकुश शासक होता है और पुरातन व्यवस्था का समर्थक होता है। उसकी नीतियां ही क्रांति के लिए जिम्मेवार होती है। 1830 में जो क्रांति हुई उसके लिए चार्ल्स दसम की नीतियां ही जिम्मेवार थी। उस राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत में विश्वास। चार्ल्स दसम जो था उसका राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत में बहुत ही अटूट विश्वास था। राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत का अर्थ है कि उसका मानना था कि ये जो राज्य है वो ईश्वर की देन है और राजा को स्वयं ईश्वर ने ही शासन करने के लिए चुना है और इसीलिए सभी प्रजा को राजा की पूजा करनी चाहिए। राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु उसके इस विचार से और पुरातन व्यवस्था का समर्थन करने के कारण, जिस प्रकार से पहले भी वहाँ के कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, उसके द्वारा भी कुछ इसी प्रकार के कदम उठाए गए, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है और एक योग्य सम्राट चाहती है। परंतु चार्ल्स दसम जो था वो बिल्कुल ना ही योग्य होता है, ना ही अपनी प्रजा के प्रति बिल्कुल भी वह जिम्मेवारी यानी कि कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करता है उनकी प्रजा की भलाई के लिए। अंततः प्रजा असंतुष्ट राजा के विरोध में 1830 में क्रांति कर देती है। इसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्रांति जुलाई में हुई थी, इसीलिए 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से अंततः 1830 में क्रांति प्रारंभ हो जाती है। अब हम देखेंगे कि क्रांति के क्या क्या कारण थे। पहला है राजनीतिक दलों का संघर्ष। लुई 18वां के समय में ही फ्रांस में 5 राजनीतिक दल थे जो 2 गुटों में बटे हुए थे। जो पहली गुट थी वह कट्टर और धर्मवाद और पुरातन व्यवस्था के समर्थन थी, यानी कि वह पहले जैसी व्यवस्था ही बनाए रखना चाहती थी। और जो दूसरी गुट थी वह उदारवादी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था कायम करना चाहती थी। तो अगर एक ही राष्ट्र में अगर 2 विचारधारा के लोग हैं, तो ऑब्वियस है कि जो राजा जिस बात को सपोर्ट करता है, राजा भी वही चाहता है, पुरातन व्यवस्था को कायम करना चाहता है। तो इस प्रकार से उनके जो सोच ना मिलने के कारण वहाँ तो क्रांति होना निश्चित ही है। वह अभी हो चाहे कुछ समय बाद हो, लेकिन वहाँ क्रांति होना निश्चित है, क्योंकि राजा के मत कुछ जनता के साथ है और कुछ जनता उसके विरोध में है। तो इस प्रकार से 2 गुटों में आपस में उनका मतभेद चलने के कारण वहाँ क्रांति होना निश्चित हो जाता है और राजनीतिक दलों का संघर्ष एक क्रांति का एक कारण बनता है। दूसरा कारण है चार्ल्स दसम की दमनकारी नीति। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि चार्ल्स दसम जो था वो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था और प्रतिक्रियावादी शासक था, तो उसके वजह से उसने जो पहले जो लुई 16वां के शासनकाल में जैसे स्थिति बन गई थी, उसने भोग विलास में ही अपना सारा समय बिता देता था। उसके अलावा वह ना ही उसकी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। पादरी वर्ग के लोगों को, कुलीन वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दे रखा था उसने, और जो निम्न वर्ग के लोग थे उन पर शोषण करते थे ये लोग। चार्ल्स दसम भी कुछ इसी प्रकार का नीति अपनाता है, जिसके कारण क्रांति के समर्थकों का दम, और जो लोग क्रांति का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, और शासक जो था राजा चार्ल्स दसम जो था वो बदलाव लाना नहीं चाहता था,
तो लोग क्रांति के लिए उत्सुक हो चुके थे और जब वो क्रांति करना प्रारंभ कर देते हैं, विरोध करने लगते हैं राजा की, तो उनका दमन करना, उन पर शोषण करना प्रारंभ कर देता है और उन्हें कुचलना शुरू कर देता है। तो चार्ल्स दसम की दमनकारी नीतियों के कारण क्रांति को एक नया आयाम यानी कि क्रांति होना जरूरी हो जाता है। तीसरा है मध्यम वर्ग में असंतोष। फ्रांस की क्रांति देख ले, चाहे हम इससे पहले जो भी देखे, उसमें हम अधिकतर देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शोषण मध्यम वर्ग के लोगों को ही, यानी कि क्रांति के लिए ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग ही ये होते हैं, यानी कि ऊपर उठते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि अधिकतर शोषण उन्हीं पर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर उन्हीं से लिया जाता था। 1789 में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, उसमें भी हमने देखा था किस प्रकार से पादरी वर्ग के लोग धार्मिक कर लेते थे, भूमि कर लेते थे, चर्च के लिए भूमि दान में मांगते थे। उस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है और मध्यम वर्ग में असंतोष होने के कारण क्रांति होने लगती है। मध्यम वर्ग में लेखक, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पत्रकार जो थे, उन्हें काफ़ी कुछ का सामना करना पड़ता है और उसी की वजह से क्रांति को वो बढ़ावा देते हैं। चौथा है कैथोलिकों का भ्रष्टाचार। वहाँ की यही सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ पादरी वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग माना गया और उच्च वर्ग मानने के कारण उन्हें विशेषाधिकार दे दिए गए और विशेषाधिकारों का उन्होंने गलत उपयोग किया। गलत उपयोग करने के कारण वे मध्यम वर्ग पर अक्सर शोषण करते थे, उनसे जबरन कर लेते थे, चाहे धार्मिक कर हो या भूमि कर हो, और वही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि हमें ईश्वर ने भेजा है। उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर शोषण करना और पादरी वर्ग को श्रेष्ठ सा। पांचवा है पॉलीगेनिक की मूर्खता। पॉलीगेनिक जो था, चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री था। चलो, अगर पुरातन व्यवस्था यानी कि प्राचीन ख्यालों का है, तो कम से कम अगर उसके मंत्री या मंत्री परिषद में कोई भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो राजा को सुझाव देता है और सुझाव देने के कारण राजा की भी थिंकिंग में परिवर्तन आता है। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि जो चार्ल्स दसम का जो प्रधानमंत्री था, वो खुद भी पुरातन व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा था और वो खुद चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही कायम हो। तो जैसे मंत्री थे वैसे राजा था, जैसे राजा था वैसे मंत्री थे, और दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर फिर उसी को बढ़ावा दिया, जिससे कि जनता फिर नाराज हो गई। चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री जो पॉलीगेनिक था, वह कुलीन वर्ग की स्थापना की घोषणा कर दी और कहा कि कुलीन वर्ग ही क्या करेंगे, जो प्रजा है उसकी देखभाल करेंगे और उस पर जो भी कर वगैरह है वो वही इकट्ठा करके हमें देंगे। छठा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की समाप्ति। जब आपके विचार ही नहीं मिल रहे हो तो वहाँ समानता और बंधुत्व की बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि समानता के लिए विचारों का मिलना और उच्च विचार का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ था वहाँ, कुलीन, पादरी और सामान्य वर्ग की एकता की समाप्ति। जब कुलीन वर्ग खुद को श्रेष्ठ मानने लगे, राजा ने उन्हें विशेषाधिकार दे दिए कि तुम्हें कर वसूलने के अधिकार है, अगर निम्न वर्ग के लोग कुछ करते हैं तो तुम्हें दंड देने का अधिकार है। जब ऐसा अधिकार उन्हें दे दिए गए तो वे खुद को श्रेष्ठ समझने लगे और वे समझने लगे कि मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो हीन हैं, वो नीच जाति के हैं, वो नीच व्यक्ति है। इस प्रकार से उनमें आपसी मतभेद हो गया और मतभेद और उच्च नीच का फर्क के कारण वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की समाप्ति हो गई। सातवां कारण है तत्कालिक कारण। जो तत्कालिक कारण क्या था कि चार्ल्स का अध्यादेश। तो चार्ल्स का अध्यादेश, जिसे क्लाउड का अध्यादेश भी कहा जाता है, 1830 को चार्ल्स ने सेंट क्लाउड से 4 अध्यादेश जारी किए थे और वो अध्यादेश थे, पहला था प्रतिनिधि सभा को भंग करना, यानी कि वहाँ किसी भी तंत्र का लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। और इसके वजह से चार्ल्स दसम ने क्या किया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। लोग चाहते थे कि वो अपने सम्राट को स्वयं चुने और योग्य व्यक्ति सम्राट बने, परंतु जब शासक ने देखा, चार्ल्स दसम ने देखा कि लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। दूसरा है मताधिकार को सीमित करना, यानी कि पहले जो मताधिकार देने की बात की गई थी, हमने 1789 में भी देखा था कि मताधिकार के प्रति किस प्रकार से लोगों ने विशेष ध्यान दिया था और इवन है कि महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया गया था। परंतु इसने क्या किया, मताधिकार को सीमित कर दिया और वैसे जो उसके समर्थक थे उन्हें मताधिकार देने का फैसला किया। तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना।
किसी भी देश के लोगों के विचारधारा में परिवर्तन लाने में प्रेस और पत्रचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं पेपर में या प्रेस में, उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है और उनके थिंकिंग को उसमें आपसी जागरूकता आती है। तो वह इस बात को भली भांति जानता था कि अगर पूर्ण रूप से, अगर स्वतंत्र रूप से अगर प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए तो वह लोगों के थिंकिंग को पूरी तरह से चेंज कर देगा, और कम से कम उसके अगर जितने भी समर्थक हैं वो कुछ दिनों में या कुछ सालों में वे उसके विरोधी हो जाएंगे। तो उसे इस बात का भय था, परंतु ये तो होना ही था, क्योंकि कितना भी आप किसी को समझा लो, कितना दिन आप उसे किसी पाठ पढ़ा लो, परंतु अंततः उसे अपनी भाषा समझ में आती है कि क्या गलत है क्या सही है, और लास्ट में क्रांति तो होना निश्चित ही था। तो उसने क्या किया था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि लोग ना जागरूक होंगे और ना ही स्वतंत्रता की मांग करेंगे, ना ही मुझे हटाने की मांग करेंगे। चौथा है सभा की कार्यवाही 7 से 5 वर्ष करना। सभा की कार्यवाही यानी कि सभा के जो कार्यकाल थे उसे 7 से 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो कारण थे, ये सभी कारण चार्ल्स दशम के समय में 1830 में जो जुलाई की क्रांति हुई उसके लिए उत्तरदायी थे, जिम्मेवार थे। तत्कालीन काल में हमने देखा कि किस प्रकार से उसने हर संभव जो उसके समर्थन थे उसके हित में और जो उसके विरोधी थे उनके अहित में निर्णय लिया सब कुछ, ताकि उसे हटाया ना जा सके। लेकिन अंततः 1830 में क्रांति हुई और उसे अंततः हटाया गया। तो इस प्रकार से हमने 1830 की क्रांति के बारे में पढ़ा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और यह क्रांति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस क्रांति के बाद बहुत सारे देशों ने क्या किया कि इसके बारे में जाना, और वे देख रहे थे किस प्रकार से लोग अपने स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, और आगे चलकर बहुत सारे देशों में क्रांतियां देखने को मिली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आगे हम 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।